हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हाउस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज यहाँ पर हम लोग सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज हाउस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस और आज हम साइंस में पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और देखिए, ये बायोलॉजी का बस एक ही पार्ट आएगा और यहाँ पे आपका 70 टू 80% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब बायोलॉजी सेक्शन से जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम में, वहाँ से 70 टू 80% क्वेश्चन यहीं से आपके सॉल्व हो जाएंगे और बाकी बचे 20 टू 30% जो है आपको बस मॉडल सेट बनाना है, क्वेश्चन बैंक बनाना है, चाहे वो एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो। जिस चीज़ का आप एग्जाम देते हैं उसका मॉडल सेट बना जाइए, आपका फिर एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्शन से नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं अरस्तु को। अरस्तु इसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। अब देखिए, एरिस्टोटल से एक क्वेश्चन और भी आता है फिलॉसफी सेक्शन से कि हिस्ट्री सेक्शन से, कि एक क्वेश्चन ये आता है कि अरस्तु के शिष्य कौन थे। तो अरस्तु के शिष्य कौन थे, सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं। और अरस्तु किसके शिष्य थे, तो अरस्तु शिष्य थे प्लेटो के। ये सभी के सभी ग्रीक फिलोसफर थे। और फिर प्लेटो किसके शिष्य थे, तो सोक्रेट्स के शिष्य थे, सुकरात। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों ही अरस्तु को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये। फिर है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनोमी, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। देखिए, मैंने फर्स्ट में और फिर लास्ट में जो है सारे क्वेश्चन को रखा है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और फिर बीच में आपका कॉन्सेप्ट रखा है, वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। फिर है सूक्ष्म जैविका, जिसे माइक्रो बायोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। सूक्ष्म जैविका का पिता किसे कहा जाता है, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। सूक्ष्म जैविका का पिता, माइक्रो बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। फिर है परिसंचरण, यहाँ पे परिसंचरण लिखा गया है, परिसंचरण है परिसंचरण तंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, की खोज किसने की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी। तो विलियम हार्वे ने की थी। किस ईस्वी में की थी, ये भी पूछा जा चुका है। तो 1628 ईस्वी में की थी। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में की थी। फिर कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। सबसे ज़्यादा बार यही क्वेश्चन आया हुआ है कि कोशिका की खोज किसने की थी। आई थिंक जहाँ तक मैंने देखा है कि 10 से 12 बार मैं अभी तक देख चुका हूँ कि कोशिका की खोज किसने की थी। ये बस एसएससी के एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ। एसएससी के अलग अलग एग्जाम में, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, इस सब एग्जाम में आया हुआ है। फिर है फादर ऑफ बॉटनी, मतलब वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रिस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रिस्टस, देखिए कहीं कहीं पे एरर हो गया है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। फिर है फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, आधुनिक शारीरिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो एंड्रियाज वैसेलियस को कहा जाता है। एंड्रियाज वैसेलियस। फिर है जीव विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखाएं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये शाखाएं किस चीज़ के अध्ययन से संबंधित है, ये शाखाएं किस चीज़ के अध्ययन से संबंधित है। तो चलिए पढ़ते हैं जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में, जहाँ से हमारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो एपी कल्चर किसके अध्ययन से संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन से संबंधित है। फिर सेरिकल्चर किसके अध्ययन से संबंधित है, तो रेशम कीट पालन के अध्ययन से संबंधित है। फिर पीसी कल्चर किसके अध्ययन से संबंधित है, तो मत्स्य पालन के अध्ययन से संबंधित है। फिर इक्थियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो मछलियों के अध्ययन से। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, पीसी कल्चर संबंधित है मत्स्य पालन के अध्ययन से, कि मछलियों का पालन कैसे किया जाएगा उसके अध्ययन से संबंधित है, उसको समय पे कैसे रख रखाव करना है। फिर इक्थियोलॉजी जो है मछलियों पे अध्ययन किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, कवकों के अध्ययन से। सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया है माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो शैवालों के अध्ययन से। अब कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंगी, FUNGI, फंगी, और शैवाल को कहते हैं एल्गी, ALGAE, एल्गी। फिर है एंथोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन से संबंधित है, जिसको फूल कहते हैं, फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर। फिर ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी भी पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों के अध्ययन से संबंधित है इंटोमोलॉजी। फिर है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। बेसिकली आपको ऑप्शन में वृक्ष नहीं ही मिलेगा, ज़्यादातर आपको मिलेगा झाड़ी ही।
तो झाड़ी या फिर वृक्ष भी रहता है ऑप्शन में, तो वृक्ष आपको टिक करके आना है, जो रहे आपको टिक करके आना है। तो डेंड्रोलॉजी जो है वो वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। फिर ओफियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो सांप के अध्ययन से संबंधित है, स्नेक्स, स्टडी ऑफ स्नेक्स। फिर जीव विज्ञान के द्विनाम पद्धति की शुरुआत किसने की? जीव विज्ञान में द्विनाम पद्धति की शुरुआत किसने की? तो कैरोलस लीनियस ने की है। जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क का लिखा हुआ है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जीव विज्ञान के द्विनाम पद्धति की शुरुआत किसने की? तो कैरोलस लीनियस ने की। अब द्विनाम पद्धति कैसे? जैसे हम लोग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस। मैन का साइंटिफिक नेम क्या है? तो होमोसेपियंस। फिर मैंगो का क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका। जहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी चीज़ को मैंने रखा है। फिर काऊ का साइंटिफिक नेम क्या है? तो बॉस इंडिकस। फिर डॉग का क्या है? तो कैनिस फैमिलियस। फिर कैट का क्या है? तो फेलिस डोमेस्टिका। तो ये सब याद रखिएगा। फिर फ्रॉग का क्या है? तो राना टिग्रीना। फिर हाउस फ्लाई का क्या है? तो मस्का डोमेस्टिका। फिर राइस का क्या है? तो ओराइजा सटाइवा। फिर वीट का क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम। फिर पी का क्या है? तो पीसम सेटिमम। देखिए ये सब ध्यान से देख लीजिएगा आप, बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। मैन, मैंगो, काउ, डॉग, कैट सभी से बराबर क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। फिर है फादर ऑफ जेनेटिक्स। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ज़्यादातर ऑप्शन में बस मेंडल ही रहता है, तो आपको मेंडल ही टिक करके आना है। पूरा नाम नहीं दिया रहता है, ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम नहीं दिया, कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो बस मेंडल ही दिया रहता है, तो ध्यान रखिएगा। और एक अनुवांशिक एक बीमारी है, जेनेटिकल डिजीज है एक, जो बहुत ही फेमस है, हेमोफीलिया। हेमोफीलिया किस प्रकार की डिजीज है? तो जेनेटिकल डिजीज है। अगर बाप में वो डिजीज है तो बच्चे में भी होगी, फिर उसके बच्चों में होगी हेमोफीलिया डिजीज। इसे ही कहते हैं, जो मतलब वंशानुगत होता रहे उसे कहते हैं जेनेटिकल डिजीज। फिर है कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। ये पूछा गया हुआ था, आई थिंक मैंने देखा था आईएएस के एग्जाम में कि कोशिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। फिर आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। तो और इसकी खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। फिर जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण किसने किया था? तो आर एच विटेकर ने किया था। जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण आर एच विटेकर ने किया था। कब किया था? 1969 ईस्वी में। और ये 5 जगत कौन कौन से हैं? प्रोटिस्टा, मोनेरा, पादा प्लांटी, कवक, फंगी और जंतु, एनिमिलिया। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन से जो आर एच विटेकर द्वारा इनमें से किनका 5 जगत में वर्गीकरण नहीं किया गया? तो कुछ एक ऑप्शन दूसरा रहता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ये पांचों का नाम ध्यान रखिएगा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, पादप, कवक और जंतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है चिकित्सा विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखा। यहाँ से भी हमारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे डर्माटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो डर्माटोलॉजी अध्ययन संबंधित है त्वचा के अध्ययन से। अगर जो त्वचा का, जैसे अगर किसी को पिंपल्स आ गया तो अगर वो स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहता है तो वो जा सकता है डर्माटोलॉजिस्ट के पास। फिर है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो हृदय के अध्ययन से संबंधित है, स्टडी ऑफ हार्ट्स। और कार्डियोलॉजी के डॉक्टर को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। फिर नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो नेफ्रोलॉजी संबंधित है वृक्क के अध्ययन से। और वैसे भी वृक्क की इकाई क्या होती है? यूनिट ऑफ किडनी किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जैसे मुझे कहीं पे याद आता है तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। फिर है न्यूरोलॉजी, और अगर हो सकता है तो आप लोग कहीं पे अलग से लिख भी लिया कीजिए और स्क्रीनशॉट आप ले ही सकते हैं। फिर है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के अध्ययन से संबंधित है न्यूरोलॉजी। और इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। फिर हेमाटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो रुधिर रोगों के अध्ययन से संबंधित है, मीन्स रक्त एवं रक्त रोगों के अध्ययन से संबंधित है हेमाटोलॉजी। फिर है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो दांतों के अध्ययन से संबंधित है ओडोंटोलॉजी। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन से संबंधित है। फिर है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? रोगों की प्रकृति एवं कारणों के अध्ययन से। जैसे कि अगर कोई बीमारी होती है और डॉक्टर हमें टेस्ट के लिए भेजते हैं कि हाँ आपको ये टेस्ट करवाना है, तो हम किसके पास जाते हैं? पैथोलॉजी में जाते हैं और पैथोलॉजिस्ट को बोलते हैं कि हाँ ये टेस्ट मुझे करवाइए, और वो खून का जांच लेते हैं और पता चलता है कि क्या बीमारी क्या है, कारण क्या है उस बीमारी का, तब दवाई लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे ब्लड।
रक्त या फिर इसे रुधिर भी कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे क्या क्या हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के वजन का लगभग 7% होता है। शरीर का जितना वजन है, अगर 50 किलो वजन है तो उसका 7%, अगर 100 किलो वजन है किसी का तो उसका 7% उसमें खून होगा। और कितना अप्रॉक्स कितना होता है, देखिए 5 से 5.5 लीटर लिखा हुआ है। तो 5 लीटर किस में होता है? 5 लीटर होता है फीमेल में। फीमेल में होता है 5 लीटर और मेल में होता है कितना? 5.5 लीटर खून, ब्लड। तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे भी आपको कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी सबसे ज़्यादा महिलाओं में ही होती है। फिर रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.35। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.35। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। फिर रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। हम कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? पहला है प्लाज्मा और फिर है दूसरा ब्लड कर्पसेल्स और रक्त कणिकाएं। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, प्लाज्मा में 90% जो होता है वो क्या होता है? पानी होता है, वाटर होता है। और 7% क्या होता है? प्रोटीन होता है। और जब प्लाज्मा में से प्रोटीन अगर निकाल दिया जाता है तो क्या बचता है? उस भाग को क्या कहते हैं? बचे हुए प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सेरम कहते हैं। जब प्लाज्मा में वैसे ही 90% पानी होता है और 7% क्या होता है? प्रोटीन होता है। और जब प्लाज्मा में से प्रोटीन निकाल दिया जाता है तब उस बचे हुए भाग को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, प्लाज्मा में से प्रोटीन निकालने पर शेष बचे हुए प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। फिर प्लाज्मा का कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है ब्लड कर्पसेल्स, रक्त कणिकाएं। अब कितने तरह के ब्लड कर्पसेल्स होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? देखिए, लाल रक्त कणिकाएं, फिर श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त बिंबाणु, प्लेटलेट्स, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए, आरबीसी, इसका निर्माण अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो में होता है। देखिए, अभी आप लोग इसके तरफ मत देखिए, बाद में देखिएगा, पहले पढ़ लीजिए। आरबीसी का जीवन काल 40 से 120 दिनों का होता है। मिनिमम 40 से और 120 दिनों के बीच का होता है आरबीसी का जीवन काल, तथा इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक कहने का मतलब है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है इसमें। फिर आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो आरबीसी की मृत्यु होती है लीवर में, यकृत में। फिर इसलिए यकृत को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं? तो आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं? यकृत को कहते हैं, लीवर को कहते हैं। फिर ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है कि किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। फिर है भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत एवं प्लीहा स्प्लीन में होता है। तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी का निर्माण जो है भ्रूण अवस्था में, भ्रूण मतलब प्रेग्नेंट की अवस्था में स्तनधारियों में कहाँ पे होता है इसका निर्माण? तो लीवर या फिर स्प्लीन में होता है। ये सब भी ध्यान रखिएगा, ऐसा इंपॉर्टेंट है। फिर है आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक लौह युक्त प्रोटीन है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा चुका है कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो ऑप्शन में प्रोटीन भी रहता है, बहुत सारा चीज़ रहता है, अम्ल, एसिड, बहुत सारा चीज़ रहता है उसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है, आयरन युक्त एक प्रोटीन है। फिर हीमोग्लोबिन इन मेल में कितना % हीमोग्लोबिन होता है? 14.5 से 16.5%। फिर हीमोग्लोबिन इन फीमेल 12.5 से 14.5%। ध्यान रखिएगा, मेल में ज़्यादा होता है हीमोग्लोबिन की संख्या। वैसे भी आपको हीमोग्लोबिन मतलब रक्त कितना है उसमें, उस व्यक्ति में, उसी से जांचा जाता है। तो और ये रक्त की कमी, एनीमिया जो हो जाती है, एनीमिया रक्त की कमी से ही होती है, महिलाओं में खून की कमी जब हो जाती है, और ये एनीमिया जो है बेसिकली महिलाओं में ही होता है। फिर आरबीसी की संख्या को हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा चुका है कि आरबीसी की संख्या को किससे काउंट करते हैं? तो हेमोसाइटोमीटर से काउंट करते हैं। फिर है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो एवं लिम्फ नोड्स में होता है और इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? 3 से 5 दिनों का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल मात्र 3 से 5 दिनों का होता है। और डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, कि जैसे अगर कोई बीमार हुआ तो वो बहुत दिन तक बीमार नहीं रहे, ये डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि वो बीमारी तुरंत ठीक हो जाए।
और अगर तुरंत नहीं ठीक होता है, अगर किसी व्यक्ति को देखते होंगे आप, कोई ना कोई अगल बगल आप देखते होंगे कि अगर किसी को कोई छोटी सी ही बुखार हुई या फिर जुकाम हुई तो वो 1 महीने 1.5 महीने खिंच जाता है। तो उसमें WBC की कमी होती है और WBC बनता भी है तो जल्दी ही मर जाता है WBC। फिर इसका प्रमुख कार्य शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना है। फिर WBC में केंद्रक उपस्थित रहता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर एड्स हो जाता है तो WBC में WBC का काउंट घट जाता है। और WBC में क्या उपस्थित होता है? न्यूक्लियस उपस्थित रहता है। अब RBC और WBC का रेशियो देख लीजिए, 600:1, 600:1, मतलब RBC जो है वो ज़्यादा होता है और WBC कम होता है। फिर है प्लेटलेट्स, इसका जीवन काल 7 से 9 दिनों का होता है तथा इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब इसमें भी केंद्रक नहीं होता है प्लेटलेट्स में भी। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्लेटलेट्स में देखिए, प्लेटलेट्स जो है ये प्लेटलेट्स कब कम हो जाता है? हाँ, प्लेटलेट्स जब किसी को डेंगू बुखार हो जाता है, डेंगू नाम सुना होगा, एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, मादा एडीज इजिप्टी, ध्यान रखिएगा। इसको मैंने आगे लिखा हुआ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये इसमें डेंगू बुखार में जो है प्लेटलेट्स भी कम हो जाता है। और प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए कम से कम? तो प्लेटलेट्स 1 माइक्रोलीटर में कितना होना चाहिए? 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और 1.5 लाख से कम अगर हो गया तो उसे प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ता है। और चलिए, एक चीज़ यहाँ पे छूट गया हुआ था आपको मैं दिखाना। देखिए प्लाज्मा क्या होता है, देखिए प्लाज्मा कितना परसेंट होता है ब्लड में? 55%। फिर वाइट ब्लड सेल्स जो कितना होता है? तो 1% से थोड़ा ज़्यादा, 1% से थोड़ा ज़्यादा। और रेड ब्लड सेल्स कितना होता है? तो 45%। तो ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फिगर रख दिया है। ब्लड में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा होती है, फिर रेड ब्लड सेल्स और फिर वाइट ब्लड सेल्स। एंड प्लेटलेट्स 1% से ज़्यादा, थोड़ा मतलब दोनों मिला के 1% से ज़्यादा। फिर देखिए रेड ब्लड सेल्स को देख सकते हैं आप, चलिए मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। रेड ब्लड सेल्स को देख सकते हैं, फिर वाइट ब्लड सेल्स को देख सकते हैं। और प्लेटलेट्स जो होता है वो थोड़ा मतलब पीलापन होता है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसका प्रमुख कार्य रक्त का थक्का बनने में मदद करना है। प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनने में मदद करना। अब कौन से विटामिन का कार्य भी रक्त का थक्का बनने में मदद करना है, इसको भी मैंने यहाँ पे रखा है, विटामिन K है, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। रक्त समूह की किसने खोज की थी? ब्लड ग्रुप की किसने खोज की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी इसकी खोज, रक्त समूह की खोज। और मनुष्य के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कणिकाओं पर पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन प्रतिजन कहा जाता है। और प्रतिजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिजन A और प्रतिजन B, मीन्स एंटीजन A और एंटीजन B। चलिए, एंटीजन A और एंटीजन B क्या होता है और इसके क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में भी हम जानते हैं। देखिए, एंटीजन A एवं एंटीबॉडी A, एक एंटीजन भी होता है और एक एंटीबॉडी भी होता है, तो सभी के बारे में जानेंगे हम। एंटीजन A और एंटीबॉडी A तथा एंटीजन B एवं एंटीबॉडी B एक साथ नहीं रह सकते, और ऐसा होने पर यह आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब देखिए, रक्त का थक्का बनने में कोई विटामिन भी मदद करता है और रक्त का थक्का मतलब कम करने में भी कुछ विटामिन मदद करते हैं। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। देखिए, कुछ भी अति नहीं होना चाहिए। अगर रक्त का थक्का बन ही रहा है तो मतलब लिमिट में बने। अब और रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, तो जैसे कि अगर कहीं पे किसी को कहीं पे कट गया है तो वो बस रक्त मतलब खून बह जा रहा है, खून रुक नहीं रहा है, तो ये प्रॉब्लम होती है। फिर है रक्त समूह, और यहाँ पे है एंटीजन और है यहाँ पे एंटीबॉडी। रक्त समूह A वाले व्यक्ति में एंटीजन A और एंटीबॉडी B रहता है। रक्त समूह जिसका A होता है, मीन्स ब्लड ग्रुप जिसका A होता है, उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है? एंटीजन A पाया जाता है। देखिए, ये बेसिकली IAS के एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में ही पूछे जाते हैं कि ब्लड ग्रुप A वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। तो एंटीजन A और एंटीबॉडी B पाया जाता है। फिर रक्त समूह B वाले में एंटीजन B और एंटीबॉडी A पाया जाता है। फिर रक्त समूह AB वाले में एंटीजन A और B दोनों पाए जाते हैं और एंटीबॉडी दोनों में से कोई नहीं पाए जाते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रक्त समूह O में मतलब एंटीजन दोनों ही एब्सेंट रहते हैं, बोथ एब्सेंट, A और B कोई नहीं रहते हैं रक्त समूह O में, ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति में, और एंटीबॉडी दोनों ही रहता है, A और B दोनों ही। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर रक्त समूह O को सर्वदाता
मीन्स जो मतलब किसी को भी दान रक्त डोनेट कर सकता है। जैसे कि अगर कोई भी है, उसका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, जैसे कि अगर मेरा ही ब्लड ग्रुप अगर बी पॉजिटिव है या फिर ए ही है, तो मैं ओ ग्रुप वाले से ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर ओ ग्रुप वाला नहीं है और अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव ही है, तो मुझे बस बी पॉजिटिव वाले का ही ब्लड चाहिए। क्योंकि इसमें कोई, देखिए, रक्त समूह ओ को सर्वदाता क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक भी एंटीजन नहीं होता, ना ही ए होता है और ना ही बी होता है। देखिए यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है ना, इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब आपके नॉलेज के लिए भी जरूरी है। फिर रक्त समूह ए को सर्वग्राहता यूनिवर्सल एक्सेप्टर या फिर यूनिवर्सल रिसिपेंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। अब ध्यान रखिएगा, एंटीजन मतलब किस में नहीं होता? तो ब्लड ग्रुप ओ में नहीं होता और ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो ये ध्यान रखिएगा। अब याद रखने का एक तरीका है, ए से एंटी और बी से बॉडी। तो ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति जो हैं वो बस ब्लड लेते ही हैं, क्योंकि ध्यान रख सकते हैं आप किसी तरह कोई ट्रिक अपना के, जिस ट्रिक से आपको याद रखने में आसानी हो। फिर है आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। अब देखिए, आरएच फैक्टर से एक आपके एग्जाम मतलब आपके एग्जाम के लिए नहीं तो आपके जानने के लिए तो जरूरी है ही। जैसे कि अगर पुरुष का आरएच फैक्टर पॉजिटिव है और महिला का या फिर मतलब पति पत्नी का, ये पति हुआ और ये पत्नी, और पत्नी का आरएच फैक्टर निगेटिव है, तो उसके द्वारा जो मतलब कोई भी बच्चा होता है, कोई भी शिशु होता है, तो पहला शिशु तो बच जाता है, क्योंकि पहले उसका पॉजिटिव और एक का नेगेटिव है। लेकिन दूसरे बार में क्या होता है? दोनों का पॉजिटिव हो जाता है, तो मतलब दूसरा बच्चा फिर मतलब पहला बच्चा तो बच जाता है, लेकिन फिर उसके बाद कोई भी बच्चा नहीं बच पाता है, क्योंकि दोनों का आरएच पॉजिटिव हो जाता है। तो ये बस आपकी जानकारी के लिए जरूरी था। फिर है विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज सी फंक ने की थी। कब की थी? तो 1911 में की थी। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि विटामिन की खोज कब की गई है, तो 1911 में की गई है। और किसके द्वारा की गई है? तो सी फंक के द्वारा की गई है। फिर विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं, और जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, देखिए लुसेंट बुक में तो बहुत सारे विटामिन के बारे में दिया गया था और कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में भी दिया गया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बस वही पढ़ाऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं, यहाँ पे हम बस उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इससे विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। फिर है विटामिन B1, और ये कब कैसे मतलब इसकी कमी को कैसे हटाया जा सकता है? तो गाजर खा के, दूध दही खा के इसकी कमी को, विटामिन ए की कमी को हटाया जा सकता है। फिर है विटामिन B1, विटामिन B2, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसमें तीनों चीज़ याद रखना आवश्यक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरीबेरी। ये सब आपने बहुत बार देखा होगा। फिर है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इससे कमी से होने वाला रोग जो है त्वचा का फटना होता है। मतलब अगर विटामिन B2 की कमी है आपके शरीर में तो आपका त्वचा फटने लगेगा। फिर है विटामिन B3, तो और इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। फिर विटामिन B5, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन। फिर विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन, विटामिन B7 बायोटीन। फिर विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसके द्वारा इसके कमी मतलब विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो कौन कौन सा होता है? तो स्कर्वी होता है, मसूड़ों का फूलना होता है, मतलब मसूड़ फूल जाते हैं, उसमें से पस या फिर खून निकलने लगते हैं। ये क्यों होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और विटामिन सी किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन सी जो है वो प्राप्त होता है हमें किससे? खट्टे पदार्थों से। खट्टे पदार्थ कहने का मतलब है संतरा, इस सबसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। अब देखिए विटामिन सी जो है वो उसको मतलब बहुत ही अच्छे से रखा जाना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी को अगर बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह में या फिर बहुत ही ज़्यादा अगर फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही लो कर दिया जाता है तो फिर उसमें विटामिन सी की मात्रा घट जाती है। तो सबसे कमज़ोर विटामिन जो होता है वो विटामिन सी ही होता है।
ये भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से भी प्रश्न पूछा चुका है कि सबसे कमजोर विटामिन, मतलब कमजोर विटामिन कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे कि अगर किसी को प्रिजर्व करके रखना हो तो अच्छे से प्रिजर्व करके, उसको ऐसा नहीं कि अगर ठंडे में रखने की जरूरत है तो इतना ठंडा में नहीं रख दिया जाए कि उसमें विटामिन की मात्रा ही खत्म हो जाए। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी धूप, मतलब धूप से विटामिन डी सबसे ज़्यादा में मिलता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ये हड्डी का रोग होता है, रिकेट्स बच्चों में होता है, और वयस्क मतलब बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है, ये हड्डी का रोग होता है। अब किसी में मतलब धूप भी जरूरी है, सुबह का धूप भी जरूरी है, और उस धूप से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। फिर है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। अब यहाँ से विटामिन ई से आपके जानने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि चलिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ विटामिन ई से। जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसके बाद भी अगर कहीं आप लोगों ने देखा तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक फैक्ट कि मरने के बाद भी उस व्यक्ति का बाल और नाखून बढ़ता ही रहता है। बाल और नाखून मरने के बाद भी व्यक्ति का बढ़ता ही है। वो क्यों बढ़ता है? तो वो विटामिन ई के कारण ही बढ़ता है। विटामिन ई के कारण ही मरने के बाद भी व्यक्ति का, मनुष्य का नाखून और बाल बढ़ता ही है, ये विटामिन ई के कारण ही। फिर है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है, और इसका कार्य क्या है? रक्त का थक्का न बनने देना। मीन्स रक्त का थक्का न बन जाए, यही मतलब ये विटामिन के का कार्य है। चलिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से ये भी देख लेते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, और यहाँ पे विटामिन बी कहने का मतलब है कि विटामिन B1, B2, B5, B7 ये सभी विटामिन आ जाते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। और विटामिन सी भी जल में घुलनशील होते हैं, मीन्स जल में घुल जाते हैं। फिर वसा में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। तो ये ध्यान रखिएगा, इनमें से निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो ध्यान रखना है, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। और देखिए एक क्वेश्चन आता है कि रेगिस्तान में जो ऊँट बिना पानी के उतने दिनों तक रह जाते हैं, बिना खाए पिए रह जाते हैं, वो कैसे रह जाते हैं? तो उनके कुबर में जो है, जो आप लोगों ने देखा होगा ऊँट के ऊपर में कुबर होता है, उसमें क्या जमा रहता है? तो उसमें पानी नहीं जमा रहता, उसमें वसा जमा रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग सॉरी, तो कौन कौन से रोग हैं और किस अंग को प्रभावित करता है, और इसके पैरासाइट परजीवी कौन से हैं? जो ये प्रोटोजोआ के द्वारा जो रोग होते हैं, इसके परजीवी कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला रोग है मलेरिया। मलेरिया किसको प्रभावित करता है? तिल्ली और आरबीसी को प्रभावित करता है। ये बेसिकली आरबीसी को प्रभावित करता है। और ये इसमें कौन से परजीवी का हाथ होता है, पैरासाइट का हाथ होता है? तो प्लाज्मोडियम का, प्लाज्मोडियम। फिर देखिए मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। अब मादा और नर, मादा ही मनुष्य को काटता है, मनुष्य का खून चूसता है और बीमारी को फैलाता है। और नर जो है, नर मच्छर मतलब पुरुष मच्छर जो भी कहिए आप तो नर मच्छर जो है वो फूलों का रस चूसता है, ना कि व्यक्तियों का, मनुष्यों का खून चूसता है। तो फिर है दूसरा है पायरिया। पायरिया जो है वो मसूड़ों में हो जाता है, और इसके परजीवी का नाम क्या है? तो एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। पायरिया जो है वो मसूड़ में हो जाता है, और इसके परजीवी का नाम क्या है? एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। फिर है सोने की बीमारी। अब सोने की बीमारी जो है वो किसके कारण होता है? तो सोने की बीमारी जो है ये सीसी मक्खी के काटने से होता है। इसको इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो TSE, टी साइलेंट होता है, सीसी मक्खी के काटने से होता है ये सोने की बीमारी। और देखिए ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये डायरेक्ट मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मतलब इसमें बुखार भी हो जाता है, और अगर बहुत ही ज़्यादा बुखार हो गया और अगर सही से उपचार नहीं किया गया तो फिर ये दिमागी बुखार हो जाता है। फिर है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा ये इसका परजीवी का नाम है, पैरासाइट का नाम है, जो ये बीमारी होती है सोने की बीमारी, सीसी मक्खी के काटने से। फिर है कालाजार। कालाजार जो है ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो बोन मैरो को प्रभावित करता है, अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। और ये इसमें कौन सा पैरासाइट होता है? तो लिस्मेनिया डोनावानी। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि कालाजार रोग जो होता है वो किस परजीवी के कारण होता है? तो लिस्मेनिया डोनावानी के कारण। इसमें ये पैरासाइट का, इस रोग में इस पैरासाइट का प्रमुख कारण होता है। फिर है जीवाणु, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग। तो
कौन कौन से रोग हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है टिटनेस। ये टिटनेस जो है ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं मतलब सबसे गंदे बीमारी में से सबसे एक है टिटनेस। अगर किसी को टिटनेस हो गया तो वो नहीं ही बचेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अमीर हो, कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, या फिर कितना ही बड़ा डॉक्टर हो। टिटनेस जैसे कि अगर कहीं पे चोट लग गया, या फिर रोड पे आप गिर गए, या फिर किसी जंग लगी हुई चीज़ से आपको आपका हाथ या फिर पाँव कट गया, तो आपको तुरंत ही 24 घंटे के अंदर ही टिटनेस का सुइया ले लेना चाहिए, सुई ले लेना चाहिए। सुइया कहा गया, चलिए सॉरी कोई बात नहीं, टिटनेस, इसकी सुई ले लेनी चाहिए। और पहले जब अगर इसकी सुई आप ले लेते थे, टिटनेस का सुई, तो क्या होता था कि 6 महीने तक अगर फिर कहीं पे कटे फटे तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। 6 महीने के बाद ही आपको फिर टिटनेस की सुई लेने की ज़रूरत है। और अगर आप बूस्टर डोज ले चुके हैं, अब इसके गहराई में हम नहीं जाएंगे ज़्यादा, लेकिन अब WHO के द्वारा कहा गया है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के द्वारा कहा गया है कि अब अगर टिटनेस का सुई लेते हैं और फिर से अगर कहीं पे आपको कट फट जाता है, मतलब 3 महीने के अंदर, तब तो फिर आपको सुई लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 3 महीने के बाद अगर फिर कटता फटता है तो फिर आपको सुई लेना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि 6 महीने वाला ही कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। और ये देखिए, ये टिटनेस जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। और इसमें जो जीवाणु होता है, ये टिटनेस किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। और इसमें कौन सा जीवाणु होता है, तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी होता है। फिर है हैजा। हैजा किसको प्रभावित करता है, तो आंत को प्रभावित करता है। हैजा मतलब दूषित पानी, दूषित खाना खाने से भी होता है, ये आंत को प्रभावित करता है। और इसमें कौन सा जीवाणु होता है, तो विब्रियो कैलोरी, विब्रियो कैलोरी। फिर है क्षय रोग, टीबी। टीबी जो है वो किसके कारण से, किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। अब देखिए, टीबी जो है बेसिकली समझते हैं लोग कि जो धूम्रपान ज़्यादा करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, उन्हीं को होता है टीबी। ऐसा तो बिल्कुल है, लेकिन जो लोग जैसे कि अगर कोई दिन में 2 बार खाना, बस 2 ही बार खाना खाते हैं, या फिर 2 बार खाते भी हैं तो बहुत ही कम खाते हैं, तो उन व्यक्तियों को भी टीबी बहुत ही जल्दी हो जाता है। मतलब बहुत ही जल्दी कहने का मतलब है कि उनको टीबी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और टीबी में जो जीवाणु होता है वो कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस, ध्यान रखिएगा। फिर है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़े को प्रभावित करता है। और इसमें जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया जो होता है, वो कौन सा होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। फिर प्लेग। प्लेग जो है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। और इसका जो कह सकते हैं आप, इसका जीवाणु जो होता है, इसका जीवाणु होता है, चलिए देख लीजिएगा, पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है रोग, चलिए फिर से जीवाणु वाला ही है यहाँ पे, टाइफाइड। टाइफाइड भी जो है वो बैक्टीरिया के कारण ही होता है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि एड्स किसके कारण होता है, टिटनेस किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण या फिर विषाणु के कारण, तो इस सबको भी याद रखिएगा। तो टाइफाइड भी जीवाणु के कारण होता है और ये आंत को प्रभावित करता है। और इसमें जो जीवाणु होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। फिर काली खांसी। काली खांसी जो है वो किसको प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को कहता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। वैसे भी खांसी से रिलेटेड है, जुकाम से रिलेटेड है, तो श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करेगा। और इसमें जो जीवाणु होता है वो होता है हीमोफिलस परटूसिस, हीमोफिलस परटूसिस। फिर डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया जो है वो श्वास नली को प्रभावित करता है। और इसमें जो जीवाणु होता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, डिफ्थीरिया। कोरोनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी, कोरोनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी। डीपीटी का टीका जो है वो डिफ्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे डीपीटी का मतलब डी से डिफ्थीरिया, पी से परटूसिस, देख सकते हैं आप। मतलब ये काली खांसी जो होता है उसमें जो जीवाणु होता है वो कौन सा होता है, हीमोफिलस परटूसिस। और टिटनेस, टी से टिटनेस, ये सब ध्यान रखिएगा। फिर है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने की थी। रेबीज की टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। तो जब कभी अगर कुत्ते के नाखून से भी अगर आपका पाँव में कहीं पे छिल जाए या फिर हाथ अगर कट जाए, और अगर कुत्ते को रेबीज का टीका पहले ही नहीं दे दिया गया, जैसे पालतू कुत्ते होते हैं उनमें रेबीज नहीं होता है, तो अगर उसके कुत्ते के नाखून से भी अगर कहीं पे अगर आपको कट फट गया है तो आपको तुरंत ही रेबीज का सुई ले लेना चाहिए, पहले टिटनेस फिर रेबीज का सुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है अब यहाँ पे हम विषाणु से रिलेटेड जो मतलब वायरस से जो रोग होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वायरस के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहला है एड्स।
सबसे पहला है एड्स। और ये किसको प्रभावित करता है? ये प्रतिरक्षा प्रणाली को, WBC को प्रभावित करता है। इसी कारण तो एड्स जो मतलब अगर किसी व्यक्ति को होता है, देखिए वैसे एड्स का वायरस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। ये तुरंत वायरस, ये एड्स का वायरस जो है वो ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है और ये तुरंत ही मर जाता है। लेकिन अगर रह गया, अगर ये जिंदा रह गया और अगर आपके शरीर में फैल गया तो फिर ये आपको मौत के घाट ही उतारेगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सॉरी, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे बोल रहा हूँ। और ये WBC को प्रभावित करता है। और किस विषाणु के कारण होता है? तो HIV के कारण होता है। जब ये रोग जो है बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाता है तब इसको कहते हैं एड्स। एड्स डे कब मनाया जाता है? तो एड्स डे जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। फिर है डेंगू। डेंगू जो है इससे पूरे शरीर में दर्द होता है, तेज़ बुखार रहता है। और ये किस वायरस के कारण होता है? तो अरबो वायरस के कारण होता है। फिर पोलियो जो है किस वायरस के कारण होता है? तो पोलियो होता है पोलियो इसके वायरस को पोलियो ही कहते हैं। फिर चेचक, देखिए चेचक को चिकन पॉक्स या फिर इसे बड़ी माता भी बहुत लोग कहते हैं हिंदी में, और छोटी माता मतलब स्मॉल पॉक्स। ये दोनों ही संपूर्ण शरीर में होता है। चिकन पॉक्स में मतलब बड़ा बड़ा फोड़ा होता है और स्मॉल पॉक्स में बहुत ही छोटा छोटा फोड़ा होता है। मतलब एक कहा जाता है कि हर व्यक्ति को कभी ना कभी चिकन पॉक्स होता ही है, भगवान ना करे कभी किसी को हो। चलिए, चिकन पॉक्स में जो है ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है ये कन्फ्यूजन के लिए कि चिकन पॉक्स में कौन सा चिकन पॉक्स जो होता है तो उसमें उसके लिए कौन सा वायरस उत्तरदायी है, और स्मॉल पॉक्स जो होता है उसके लिए उस स्मॉल पॉक्स के लिए कौन सा वायरस उत्तरदायी है? तो चिकन पॉक्स के लिए वेरिओला वायरस उत्तरदायी है और स्मॉल पॉक्स के लिए वेरिसेला वायरस उत्तरदायी है। फिर एड्स की जांच एलाइजा मेथड के द्वारा किया जाता है। एड्स की जांच एलाइजा मेथड के द्वारा किया जाता है। फिर डेंगू और चिकनगुनिया जो है, चिकनगुनिया मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, डेंगू भी और चिकनगुनिया भी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से हम लोग का शुरू होता है Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? अब यहाँ पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे। किसके कारण दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है दूध। फिर दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस कारण होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण कौन सा होता है? तो लैक्टोबैसिलस कारण होता है। फिर विषाणु वायरस में क्या होता है? वायरस में देखिए ये IAS का क्वेश्चन है, ये IAS का क्वेश्चन है कि विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। फिर पशुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। ये रोग जो है फुट एंड माउथ रोग किसमें होता है? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये पशुओं में, जीव मतलब जंतुओं में होता है, जंतुओं में पाया जाता है फुट एंड माउथ रोग। और ये किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। फिर आलू में मोज़ैक रोग का कारण क्या है? तो आलू में मोज़ैक रोग जो है वो विषाणु के कारण, वायरस के कारण होता है। फिर है सवालों, एल्गी की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो एल्गी की कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की। फिर पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? देखिए एक एंटीबायोटिक का ये ग्रुप है, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक का समूह है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। फिर टिक्का रोग, टिक्का डिजीज किस में होता है? तो मूंगफली में होता है, ग्राउंड नट में होता है टिक्का डिजीज। फिर मशरूम क्या है? तो मशरूम एक फंगी है, कवक है। फिर धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता जिंक की कमी के कारण होता है। देखिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो एस्पिरुलिना में पाया जाता है। जो मतलब अंतरिक्ष यात्री जो है अपने अंतरिक्ष यान में, उसके अंतरिक्ष यान के हौज में उसको उगा के ले जाते हैं एस्पिरुलिना को। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जिंक की कमी के कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण होता है। फिर नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो नींबू का कैंकर रोग जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। तो आई होप आप लोगों का यहाँ पे 70 to 80% जो है ये बायोलॉजी सेक्शन से जो बराबर क्वेश्चन पूछ जाते हैं यहाँ पे ये आप लोगों का सॉल्व हो चुका होगा और आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगा ये क्लास अटेंड करके। और देखिए यहाँ पे जो आपका जितना बचता है, अगर जैसे कि मैंने आपको बता दिया 20 to 30% जो अगर आपका बचता है तो वो आपका कहाँ से कवर होगा? तो वो होगा आपका कवर जो आप पिछले, जैसे कि अगर SSC का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके क्वेश्चन बैंक को बनाइए, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके क्वेश्चन बैंक को बनाइए, UPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके क्वेश्चन बैंक को बनाइए। तो आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल नॉलेज हाउस को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।